एनसीईआरटी से सिलेक्टेड पॉइंट लिए गए हैं जो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित है। कक्षा 6, 7, 8 की जो पुस्तकें हैं तो वहाँ से ये कुछ पॉइंट हैं जो आपके लिए सीटेट जूनियर का जो पेपर होता है तो उसमें महत्वपूर्ण लाभदायक होंगे आपके लिए कहीं ना कहीं। तो हम बात करते हैं तंजावुर की। तंजावुर कावेरी नदी के निकट चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर में चोल वंश के राजा राजराज द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर है। तो तंजावुर में कौन सा मंदिर है? राजराजेश्वर मंदिर है, जिसके वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुतचन्न थे पेरुचन्न थे राजराज पेरुचन्न थे। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरेयूर के सालिय बुनकर इस मंदिर के उत्सव के लिए झंडे और झंडियों का कपड़ा तैयार करते थे। कौन करते थे? उरेयूर और सालिय बुनकर इस मंदिर के उत्सव के लिए झंडे झंडियों का कपड़ा तैयार करते थे। अब विभिन्न मंदिर नगर देख लीजिए आप। भिल्ल स्वामिन ये मध्य प्रदेश में है, सोमनाथ का मंदिर गुजरात में है और कांचीपुरम तमिलनाडु में है। वृंदावन उत्तर प्रदेश में है। चिरुवन्नमलाई तमिलनाडु में है। अजमेर राजस्थान पुष्कर सरोवर के निकट है और यहाँ पर जो है पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है और ये जो है यहाँ पर ऊँटों की खरीद फरोख्त होती है, बिक्री होती है। व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे व्यापार संघ गिल्ड बनाते थे। यानी कि वो क्या बनाते थे? व्यापार संघ बनाते थे। और 8वीं शताब्दी के प्रसिद्ध व्यापार संघ मणिग्रामम और नाना देशी थे। तो ये क्या थे? ये जो है गिल्ड थे, संघ थे। इनका नाम संघ था क्योंकि जंगलों से होकर गुजरते थे, सभी मिलजुल कर जाते थे, एक संघ होता था। और उस समय संघ कौन थे? मणिग्रामम और नाना देशी थे। उष्ण कटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले काली मिर्च, दालचीनी, जायफल और सौंठ आदि होते हैं। जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले होते हैं काली मिर्च, दालचीनी, जायफल और सौंठ आदि होते हैं। बीदर के शिल्पकार तांबे और चांदी में, ठीक है, तांबे और चांदी में जंगाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे, इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया। क्या पड़ गया? बीदरी। पांचाल विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे। मंदिरों के निर्माण के लिए ये सभी आवश्यक हैं। क्या है? ये मंदिरों के निर्माण के लिए। तो बीदरी जो नाम है ये बीदर के शिल्पकार थे। हम्पी नगर, हम्पी के खंडर में पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। उस शहर की किलेबंदी कैसी थी? उच्च कोटि की थी। यह नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। यह हम्पी नगर कहाँ पर है? कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। यह 1326 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। 1326 में महानवमी हम्पी का महत्वपूर्ण पर्व था। महानवमी हम्पी का महत्वपूर्ण पर्व था। 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। तो ये कब हुआ था? गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद क्या होता है? जब विजयनगर की पराजय हो गई थी तो हम्पी का विनाश हो गया था। हम्पी के अहाते की टूटी हुई दीवार से बुर्ज का दृश्य है। आप देखिएगा, टूटी हुई दीवार है, उसके बुर्ज का ही दृश्य है। पश्चिमी बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद, जो 1704 में बंगाल की राजधानी था। मुर्शिदाबाद क्या था? 1704 में बंगाल की राजधानी था। रेशमी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र था तथा काबुल घोड़ों के व्यापार का मुख्य केंद्र था। तो आपको पता होना चाहिए 1704 में मुर्शिदाबाद जो है वस्त्रों का केंद्र था, रेशमी वस्त्रों का, और काबुल जो था घोड़ों के व्यापार का मुख्य केंद्र था। सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार और मक्का का प्रस्थान द्वार। सूरत जो है पश्चिम का प्रवेश द्वार है और मक्का का प्रस्थान द्वार है। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे घोटा किनारियों के लिए प्रसिद्ध हैं। जो उनकी किनारे पे घोटे लग जाते हैं उसके लिए प्रसिद्ध हैं। सूरत में जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजार में मान्यता प्राप्त है। कहाँ पर प्राप्त है? ये इनको सब बाजार में मान्यता प्राप्त है, बेल्जियम हो, मिस्र हो या इराक हो। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर,
यह कहाँ पर है? यह कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। मसूलीपट्टनम कहाँ पर है? कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। और यह 7वीं शताब्दी में यह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन था। 7वीं शताब्दी में आंध्र तट का यह सबसे महत्वपूर्ण पत्तन था। और मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनवाया था। किसने बनवाया था? हॉलैंड वासियों ने बनवाया था। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। देखो बस एक बार थोड़ा सा पढ़िए, आप इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन यहीं से मिलते हैं। 1686-87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब ने गोलकुंडा को कहाँ मिला लिया था? मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। 18वीं शताब्दी में बंबई, कलकत्ता, मद्रास नगरों का उदय हुआ, जो आज प्रमुख महानगर हैं। बुनकरों, सौदागरों, देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित कर दिया गया। कहां पर? ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित कर दिया गया यूरोपीय कंपनियों द्वारा। जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए। तो इन्होंने आवास बनाए थे, ठीक है। किसने? मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए थे। पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा अटलांटिक महासागर से यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर और हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। इटली वासी कोलंबस अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर से भारत पहुंचा। तो इटली वासी कोलंबस कैसे गया था? अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर से भारत को पहुंचा। और वास्को डिगामा अटलांटिक महासागर से यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर और हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। तो दोनों की यात्रा है वास्को डिगामा और कोलंबस की। गुमास्ता यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के प्रभारी अधिकारी को गुमास्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? गुमास्ता कहते हैं। जो प्रभारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी की जो व्यापारिक गतिविधियों के प्रभारी थे, उनको गुमास्ता कहते थे। वर्णों के भीतर पैदा होती नई जातियां जनजाति कहलाती थी। वर्णों के भीतर पैदा होती नई जातियां जनजातियां लोग लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। इसलिए इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करते थे। कैसे करते थे? मौखिक रूप से करते थे। जो जनजातियां होती थी उनके बारे में मौखिक ही था, लिखित कुछ नहीं था। विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख जनजातियां। पंजाब में खोखर और गख्खर ये जनजाति थी। खोखर एक जनजाति थी, ये जाट जनजाति थे, ये पाकिस्तान में थे। तो जब मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान से वापस जा रहा था अपना राजपाट सौंपकर कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो खोखर जाटों ने ही उसको मारा था। खोखर और गख्खर जनजाति के मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। तो गख्खर जनजाति के मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने क्या बनाया था? मनसबदार बनाया था। उत्तर पश्चिम, यहाँ बलोच, ये लोग अलग अलग मुखिया वाले कई छोटे छोटे कुल में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय, गड्डी गडरिया, उत्तर पूर्वी भारत, नागा और अहोम, बिहार और झारखंड, चेर, यहाँ चेर जनजाति पाई जाती है। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेरों पर हमला कर उन्हें परास्त किया था। किसने? राजा मान सिंह ने। तो पता कर सकते हैं कि चेरों को परास्त किसने किया था। उड़ीसा और बंगाल में मुंडा और संताल ये जनजाति पाई जाती है। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कोली और बैराद। दक्षिण भारत में कोरगा, वेतर, मारवाड़। पश्चिमी और मध्य भारत में भील। दक्षिण यहाँ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गौड़, ये जनजातियां होती हैं। खाना बदोश, वे चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। वे चरवाहे खाना बदोश किसको कहते हैं? जो अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। इनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। इनका जो जीवन था दूध पर और पशुचारी पर उत्पादों पर निर्भर था। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे। बंजारा जो लोग थे और उनका कारोबार टांडा कहलाता था। बंजारा के जो घूमते रहते थे उनको क्या कहते थे? टांडा कहते थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल करते थे अनाज की ढुलाई के लिए। ये देखो इस तरह से।
गौड़ जनजाति, गौड़ लोग गौड़वाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे और वे स्थानांतरित कृषि झूम की कृषि करते थे। झूम की खेती होती है ना, फसल को जो है मतलब यहाँ जब फसल हो जाती है कटने के बाद में जो वहाँ झुंड खड़े हो जाते हैं, जो बांस खड़े हो जाते हैं, उनको काटा नहीं जाता, जला दिया जाता है। इससे भूमि में उर्वरकता बनी रहती है। और ये गौड़ जनजाति, ठीक है ना, तो ये जो आपका मिजोरम वाला क्षेत्र है ये वही होता है। अकबरनामा के अनुसार गढ़ कटंगा के गौड़ राज्य में 70,000 गांव थे। हर गढ़ किसी खास गौड़ कुल के नियंत्रण में था और गौड़ राज्य में अनेक नगरों 84 नगरों को मिलाकर 84 बनता था। 84 नगरों को मिलाकर क्या बनता था? 84। और इनका उप विभाजन बरहोतों में होता था जो 12-12 गांवों को मिलाकर बनते थे। कितने बरहोतों में कितने थे? 12-12 गांव होते थे। ये पता होना चाहिए आपको कि गढ़ कटंगा के गौड़ राज्य में कितने गांव थे। गढ़ कटंगा के लोग गौड़ राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उनके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया था और इनके पुत्र का नाम वीर नारायण था। इनके पुत्र का नाम क्या था? वीर नारायण था। आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेना ने गढ़ कटंगा पर हमला कर गौड़ों को हरा दिया था। गौड़ों को किसने हराया था? आसिफ खान ने हराया था। अहोम जनजाति, अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे थे। इन्होंने 1530 के दशक में आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया था। आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किसने किया था? अहोम जनजाति ने। तथा 1660 तक आते आते बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। तो सबसे पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किसने किया था? अहोम जनजाति ने। कहाँ से आए थे? म्यांमार से आए थे। कब आए थे? 13वीं शताब्दी में। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। जिन लोगों से किस पर मतलब जबरन काम लिया जाता था, पाइक कहलाते थे। और ये लोग चावल की खेती के लिए नए नए तरीके इस्तेमाल में लाए। अहिम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। एक खेल में के नियंत्रण में कई गांव होते थे। शिव सिंह 1714 से 44 के काल में हिंदू धर्म अहोम जनजाति का प्रधान धर्म बन गया था। अहोम क्या बन गया था? हिंदू धर्म अहोम जनजाति का प्रधान धर्म बन गया था। किसमें? शिव सिंह के काल में। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया भाषा में लिखा गया। तो ये आपको पता होना चाहिए बुरंजी नामक जो ऐतिहासिक कृतियां पहले किस में लिखी गई, बाद में किस में लिखी गई। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोलों की थी। किसकी थी? मंगोलों की। चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल दिया था। ठीक है, तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप थोड़ा सा इसको अंक नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, कहीं भी आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। बस एक बार थोड़ा सा आपके ध्यान में आ जाए, इमेज बनाइए और करते रहिए। पूरा का पूरा पेपर यहीं से आपको मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और हमें भी कमेंट जरूर दें ताकि मैं भी मोटिवेट होकर आपके लिए बहुत अच्छा कुछ कर सकूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।